एक बार फिर से खैर मकदम तस्करा आप जरा करेंगे ईरान का कि, और मैं कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये देना चाह रहा हूं कि मैंने अपने इब्तदाइये में भी इस पे बात की। अफनान साहब, इट इज़ वेरी कंसर्निंग। पहले जो जंग हो रही थी हम इसी बात पे परेशान थे कि अगर इस जंग में खुदा न ख्वास्ता हुकूमत की तब्दीली होती है और इसराइल के मकासद पूरे होते हैं जिस तरह वो चाह रहे थे, तो हमारे पड़ोस में कौन बैठा होगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए, हमें बाकी इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में, हमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, ये है तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इसलिए क्योंकि देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो लगता है इंडिया के साथ, अफगानिस्तान, चाइना और ईरान, दो ऑलरेडी हमारे बॉर्डर जो दुश्मन बन चुके हैं। जी जी। एक सेमी कर लें, एक फुल कर लें, इस तरह कर लें, उसको भी कर दें आप क्या। और ये जो ईरान वाला मामला है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट लिंक्ड है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये आग जो है वो हमारे मुल्क के अंदर आ जाएगी। तो माजी में पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी ताकतों को इस खित्ते में रोका है और उसकी मिसालें मौजूद है। तो ज़ाहिर है माजी में जो काम हमने किया हम दोबारा भी कर सकते हैं। और अफनान साहब, मेरे ख्याल में पहले जब ये मार्का हक चल रहा था उस दौरान भी हम ये बात करते थे कि एक तरफ ये जो अखंड भारत का इनका प्लान है और दूसरी जानिब ग्रेटर इसराइल का, और उसके बॉर्डर्स ये आपस में कन्वर्ज करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि आई रिमेंबर कि एक दफा इनका प्लान भी था कि किसी तरीके से, क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम या इस तरह से रडार नहीं है, तो वो उस साइड से भी पाकिस्तान पे इसराइली आना चाह रहे थे। सो आई रिमेंबर ऑल दैट एंड बाय कीपिंग ऑल दैट इन माइंड दिस इज वेरी कंसर्निंग। इसमें कहूटा में ये 98 में सॉरी कहूटा पे इन्होंने हमला करना था इसराइलियों ने। तो ये हमें एडवांस इंफॉर्मेशन हमें इंटेलिजेंस के थ्रू मिल गई थी, तो इन्होंने फिर जो अपनी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बना ली थी। वरना इनका ख्याल था कि जो कहूटा में आपको पता ही है जो हमारी इंस्टॉलेशन है वहाँ पे, तो वो रोका गया। फिर आप जैसे कह रहे हैं कि इवन पुलवामा में आपको अगर याद हो तो वहाँ पर ये सारे मौजूद, वहाँ पे ये मौजूद थे। तो ये तो इनका नेक्सस है जो बिटवीन द ज़ायनिस्ट एंड द हिंदुत्व, और वो ये चाहते हैं। और मैं आपको एक और इसमें कोट कर दूं कि मैंने एक इनका हिंदुत्व का एक लीडर का सुना, वो ये कहता है कि देखें जी हम तो अल्लाह माफी दे, ये हम खाना काबा पे कब्जा करेंगे ताकि हम इनकी जो जड़ है वो खत्म कर देंगे मुसलमानों की। ठीक है, तो ये इनकी सोच है। हुमैन अजीज साहब, अब इस सिचुएशन में जो चल रही है, जाहिर है कि हक में भी हुकूमत के मुजाहरे हो रहे हैं, खिलाफ भी हो रहे हैं, और जाहिर है कि 15 साल में 5वीं बार पुरतशद्दुद एहतजाज है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अंदरूनी दाखिली मसाइल ना हो। लेकिन जो बाहर से इसराइल उसको हवा दे रहा है या अमेरिका उस पर हमला करने को तैयार है, पाकिस्तान क्या करे अब? देखिए, पाकिस्तान के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस सामने हैं, वाज़े हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या है, आपका 3000 से ज़्यादा इस वक्त स्टूडेंट ईरान में स्टक है, जो आपकी एम्बेसी की हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उनका इनखला कराना। ठीक है। दूसरा जो शॉर्ट टर्म सबसे बड़ा मसला आएगा वो आपके ट्रेड का है। अमेरिका 25% टैरिफ अनाउंस कर चुका है, और जिस तरह का अमेरिका का मिजाज है, तो आप जो 19% को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या तो आप ईरान से अपना $3 बिलियन का जो ट्रेड आपका बार्टर में चल रहा है उसको भूल जाएं, या उसका कोई और चैनल ढूंढें। साथ ही साथ अगर आप उसके साथ स्टिक करते हैं तो जो आपका अमेरिका के साथ ट्रेड है, जो प्राइमरीली टेक्सटाइल है, आपका वो जेपरडाइज होगा। और दूसरा लॉन्ग टर्म में जो आपके लिए मसाइल हैं, देखें खुदा न खास्ता अफगानिस्तान पे हमला होता है, देखें आप जा रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं जो अल्टीमेट खतरा है, मगर उसमें क्या होना है, रेफ्यूजीज की डिस्प्लेसमेंट का मसला सबसे ज़्यादा किस तरफ इन्फ्लो आएगा पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज तो आज तक हम जो है ना भुगत रहे हैं, तो इनका क्या करेंगे? ये एक बड़ा फिर टेररिज्म भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। मैं एक और चीज़ पे ये बात करना चाह रहा था कि अफनान साहब, एक तो ये है कि वहां पर हमने जो प्रोटेस्ट देखे हैं, एक तो खिलाफ हो रहे हैं, और जाहिर है कि वहां पर जो देख रहे हैं आजरी हैं, फिर उसके बाद सिस्तानी हैं, कुर्दिश हैं, अरब हैं, ये अलग से ग्रुप हैं जो कि अगेंस्ट हैं, फिर ट्रेडर्स हैं, खातन हैं, ये चीजें अपनी जगह। फिर हुकूमत के हक में भी मुजाहरे हो रहे हैं जी। तो आप ये समझते हैं कि खाना जंगी का खदशा भी एक मौजूद है वहां पर ईरान में? देखिए, खाना जंगी होने के लिए जो है अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट फंडामेंटली होती है कि दो बहुत पावरफुल ग्रुप्स होने चाहिए और वो फुली लोडेड हो।
तब आपकी खाना जंगी हो सकती है, खाली एक पावरफुल ग्रुप से। देयर इज अ चांस बिकॉज बड़े वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त। देखिए ये जो मैं वैसे इसको फॉलो काफी अरसे से कर रहा हूँ, ये देखें ऑर्गेनिक इंकलाब एक और चीज होती है और मैन्युफैक्चर्ड इंकलाब जो है वो एक और चीज होती है। ये मोर ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड है, ऑर्गेनिक इतना नहीं है। अच्छा। और ऑर्गेनिक इसलिए नहीं है क्योंकि जो जब वो निकले भी थे, जो शुरू ये हुआ वहां पे जो एक बाजार है वहां से कीमतों के बढ़ने की वजह से, तो वो शुरू में सिर्फ दे वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमी। ये जो उसके अंदर एलिमेंट डाला गया ना कि रिजीम चेंज, कि हम इन्हीं को खत्म कर देंगे, ये बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो, और मैं नहीं समझता कि ईरान में खाना जंगी का जो है वो देखिए थोड़ी बहुत तो हो सकती है लो लेवल टाइप इंसर्जेंसी, लेकिन कोई मेजर। लेकिन अब जो एक इस तरह की किसी भी चीज को जब आप ये देखें कि एक आलमी सतह पर एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, यूरोप आप देख लें वही बात कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ जो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, मिसाल के तौर पर मलाला यूसुफजई हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी खवातीन और बच्चियों के मामलात को रख के एक तरह से रिजीम पर ही तनकीद की गई है, हुकूमत पर तनकीद की गई। उस एस्पेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब गाजा के अंदर बच्चों के ऊपर बम मारे जा रहे थे, औरतों को रेप किया जा रहा था, रेप की वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट पे, आप जाके देख सकते हैं। जेनोसाइड किया गया उस वक्त, तो इनको किसी या कहते हैं इंसानी हकूक की और औरतों के हकूक की और बच्चों के हकूक याद नहीं आए। आज इनको ईरानी जो है अवाम उनके हकूक याद आ रहे हैं। मुझे यकीन है ईरान के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है उनकी। अगर ये इनको फलस्तीनियों की परवाह नहीं है, इनको किसी की भी परवाह नहीं है अपनी जात के अलावा। तो ये जो इंसानी हकूक की ये जो सारी कहानी है, मैं इसको इस पराये में देखता हूँ। और मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि मलाला यूसुफजई साहिबा को इसके ऊपर कम से कम जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। उमैर साहब, आपकी सोच क्या है कि आपको लगता है कि जो सिलसिला अंदर से ये हो रहा है, इससे पहले तो ईरान ने बर्दाश्त कर लिया और ईरान की एक हिस्ट्री मौजूद है, सब इसकी हवाला देते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि बशार अल असद ने काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया था, लेकिन फिर इंटरनली जो कू हुआ वो इतना कोई खूंरेज भी नहीं था एंड ही हैड टू लीव द कंट्री। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि किसी भी एक जगह मुसलसल आप वार करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार कमज़ोर हो जाती है। तो डू यू थिंक के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस तो उसी तरह के नज़र आते हैं जैसा आप कह रहे हैं, मगर देखें ईरान का फंडामेंटली बाकी मिडिल ईस्ट या सीरिया वगैरह से फ़र्क क्या है कि पर्शियन एम्पायर वाला कॉन्सेप्ट आज भी उनके अंदर जिंदा है। वो आज भी अपने आप को उसी पैराए में देखते हैं। तो नेशनलिज्म उनका हमारे खित्ते से और दूसरे खित्तों की निस्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा। कि खाली देखें एक ट्रंप की ट्वीट ने पूरी कौम को किस तरह से इकट्ठा किया है। मतलब वो प्रोटेस्ट तो वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखा रहा कि वो कौम किस तरह से निकली है। तो जब कौम की ये सूरत हाल हो तो मैं नहीं समझता कि उस तरह का खतरा होगा। मगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है, देखें इसराइल की बजरिया मुसाद उनमें बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है। आप देखें कि इस्माइल हानी या दूसरे तीसरे देखें, उन्होंने आपके घर में घुसे हैं, हर जगह घुसे हैं, हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया, इवन इब्राहिम रईसी, तो I mean, you name them. वो खतरा है। अब उसको किस तरह से टैकल करते हैं, अपने अंदर से गद्दारों को किस तरह से आइडेंटिफाई करके मामले तक पहुंचाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, थैंक यू सो मच बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी साहब और सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब फॉर योर टाइम। वील टेक अ ब्रेक हियर।